A very good morning to all of you. Let's start today's class. Limited liability partnership के ऊपर हम 2 सेशन कर चुके हैं. We have already done 2 session on the limited liability partnership, जिसमें हमने सीखा कि limited liability partnership नॉर्मल पार्टनरशिप से यानी कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप से काफी अलग. ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के मुकाबले ये जो मॉडर्न पार्टनरशिप है यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सनैलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी के बेनिफिट देती है. एलएलपी जो होती है उसके अंदर एक तो पार्टनर्स होते हैं और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं. पार्टनर्स डेली आ सकते हैं एलएलपी में, यस और नो? Yes, sir. Can partners come on the daily basis in LLP? Yes, Yes, sir. yes, sir. ये एलएलपी वाली फीचर की पार्टनर रोज आ सकते हैं. ये पार्टनरशिप फर्म जैसी है, कंपनी जैसी है. सब दोनों की जैसी है. पार्टनरशिप फर्म जैसी सर. पार्टनरशिप फर्म के जैसी, क्योंकि ना पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को आने की छूट दी जा सकती है. कंपनी में शेयर होल्डर को डेली आने की छूट नहीं मिलती. अगर शेयर होल्डर आए भी गए तो डायरेक्टर बन के आएंगे. एज ए शेयर होल्डर उनको आने की छूट नहीं होती कंपनी में. पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर आने की छूट होती है. एलएलपी में भी एज ए पार्टनर आने की छूट होती है. फिर पार्टनर में से ही 2 क्या चुने जाते हैं? पार्टनर में से 2 क्या चुने जाते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर. डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होते हैं उनमें से एक क्या होना चाहिए? रेजिडेंट ऑफ इंडिया. रेजिडेंट इन इंडिया. बिल्कुल, कम से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. अच्छा, एलएलपी में पार्टनर तो डेली आ रहे हैं, काम तो सारे पार्टनर मिलके ही कर रहे हैं. फिर डीपी क्या कर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग डीपी? लीगल कंप्लायंसेस को संभालते हैं. लीगल कंप्लायंस. हाँ जी, बिल्कुल सही. जो आपके डीपी होते हैं वो लीगल कंप्लायंस को संभालते हैं. डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होते हैं उनका काम होता है फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना. जितने भी फॉर्मल कहते हैं ना पेपर वर्क, वो पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा. कल को अगर एलएलपी एक्ट आपने फॉलो नहीं किया, कुछ भी गड़बड़ हुई, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर ही एक्शन होगा. तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मेरे हिसाब से पार्टनर्स के मुकाबले और ज्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, और ज्यादा समझदार होने चाहिए, उनकी लीगल नॉलेज और अच्छी होनी चाहिए. और डेजिग्नेटेड पार्टनर को लगातार जो सीएसीएस है उनके कांटेक्ट में रहना पड़ता है. हाँ, अगर खुद ही आप सीएसीएस की फर्म हो तो अलग बात है. अदरवाइज मान लो डॉक्टर्स की एलएलपी है तो डॉक्टर्स के अंदर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर को लगातार सीएसीएस के संपर्क में रहना पड़ता है. चलिए, अच्छा, मेरे को एक जिस बच्चे से पूछूं उसका उसी बच्चे को जवाब देना है. ये मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर की है. मुझे स्क्रीन जो शेयर की है उस पर जवाब मांगना है. मनोज बेटा, आप जवाब दीजिए कि यहाँ पर क्या है? लो कंप्लायंस बट अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो कॉर्पोरेट लीगल पर्सनैलिटी. यहाँ पर क्या जवाब है? कौन से फॉर्मेट में ये सब होता है? अगर मनोज नहीं है तो तुषार इस क्वेश्चन का जवाब. तुषार बेटा पार्टनरशिप में होता है. हाँ जी, पार्टनरशिप में होता है. पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिशनल या फिर लिमिटेड लायबिलिटी? ट्रेडिशनल सर. ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल पार्टनरशिप which is governed by Indian Partnership Act 1932. 1932. उसमें क्या होता है? कंप्लायंस तो बहुत कम है. मैं कह रहा हूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एलएलपी एक्ट से भी सॉफ्ट है. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बेटा कि जो यहाँ पर लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. कोई भी बिजनेसमैन, चाहे मैं हूं, आपके फादर साहब हो, आप भी आगे बिजनेस करोगे, कोई भी बिजनेसमैन हो, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं चाहता. मैं ये नहीं चाहता कि भी बिजनेस में कोई लॉस लगे तो उसकी वजह से मेरा घर भी नीलाम हो जाए. कोई नहीं चाहता ये. ठीक है, आज के टाइम हर कोई यही चाहता है कि भी मेरी लायबिलिटी लिमिटेड हो.
तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको कोई लीगल एंटिटी प्राप्त नहीं है, उनके पास कोई कॉर्पोरेट शील्ड नहीं है, कॉर्पोरेट वेल नहीं है। कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है कि आपको सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाए, दैट इज कॉर्पोरेट वेल। बट इन जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होती है उसकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसमें कॉर्पोरेट वेल नहीं है। क्या ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के मुकाबले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ज्यादा अच्छी नहीं है? Yes, sir. अगर कोई फॉर्मेट हमारे पास है 1932 से चला रहा है, 1932 से पहले भी था ये, तब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक चैप्टर हुआ करता था। तो ये कोई फॉर्मेट है जिसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो क्या हम नया फॉर्मेट डिवाइज नहीं कर सकते? इतने पढ़े लिखे नहीं हम कि नया फॉर्मेट बना लें, कर सकते हैं है ना? हम लो के लिए बने, लो हमारे लिए बना है। बताइए कौन किसके लिए बना? हमारे लिए लो बने सर। लो हमारे लिए बने हैं, तो क्या लो को सुधार नहीं सकते हम? ठीक है, लो को ह्यूमन बींग्स ने बनाया, उसमें कोई कमी रह गई तो नया फॉर्मेट ले आओ नई फीचर्स के साथ, ठीक है। लेकिन सफर क्यों करें? बेटर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को अपडेट करते रहें। चलिए इस स्लाइड के ऊपर तुषार गोयल जवाब दीजिए कि यहाँ क्या आएगा। Yes, sir. एक मिनट. हाँ जी, Please repeat, sir. आवाज नहीं आई बेटा आपकी, जोर से बोलिए। LLP, sir. LLP, वेरी गुड। LLP में कंप्लायंस भी लो है, किसके मुकाबले कंप्लायंस कम है? कंपनी एक्ट के मुकाबले। और लिमिटेड लायबिलिटी भी मिल रही है, यानी कंपनी लॉ की तरह लिमिटेड लायबिलिटी भी मिल रही है आपको, बट कंप्लायंस क्या है? कम है, कंप्लायंस लो। तो लो कंप्लायंस के साथ लिमिटेड लायबिलिटी जिस फॉर्मेट में मिलती है वो LLP, और हाई कंप्लायंस के साथ लिमिटेड लायबिलिटी जिस फॉर्मेट में मिलती है वो कौन सा होता है? कंपनी सर। तो आपको तीनों फॉर्मेट के बीच में डिफरेंस करना आना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी है ट्रेडिशनली जो होती है, LLP में लिमिटेड लायबिलिटी है और कंप्लायंस भी उतना नहीं है, कम है, काफी कम है। और कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी तो है बट कंप्लायंस बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस तीनों फॉर्मेट में पता होना चाहिए। कल हमने LLP की बहुत सारी फीचर्स की थी। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्शियल म्यूचुअल एजेंसी होती है कि एक पार्टनर ने कोई काम किया तो उससे LLP लायबल होगी बट अन्य पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होती। हमने देखा इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है, यस, LLP हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम जरूरी है लेकिन एक्रूअल बेस जरूरी नहीं। डबल एंट्री सिस्टम तो जरूरी है बट एक्रूअल बेसिस जरूरी नहीं। कंपनी लॉ में डबल एंट्री भी जरूरी है, एक्रूअल बेसिस भी जरूरी है, और पार्टनरशिप फर्म में ना डबल एंट्री जरूरी और ना एक्रूअल बेस जरूरी। वैसे कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में से बेटर क्या होता है? एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस। प्राची, एक्रूअल बेसिस क्या होता है? सर जिसमें जो क्रेडिट पर आई हुई होती है हम उस वो एंट्रीज भी रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्रूअल बेसिस के अंदर एक तो हम ना क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज को भी रिकॉर्ड करते हैं। जो लायबिलिटी, एसेट, जो भी एक्सपेंस, इनकम है उनको हम ये देखते हैं कि वो हो गया क्या, हो गया तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे कैश में पेमेंट हुई हो चाहे ना हुई हो, चाहे कैश आया हो चाहे ना आया हो। एक्रूअल बेसिस फॉलो किया है प्लस 1 प्लस 2 में आपने? यस सर। है ना, पूरा प्लस 1 प्लस 2 अकाउंट आप एक्रूअल बेस से करके आए हो क्योंकि वो ज्यादा बढ़िया है। डबल एंट्री से करके आए हो क्योंकि वो ज्यादा बढ़िया है। कंपनी में डबल एंट्री और एक्रूअल बेस दोनों जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म में ना डबल एंट्री जरूरी ना एक्रूअल बेस जरूरी, बिल्कुल ही घटिया काम कहूंगा मैं। और LLP में मैं कहूंगा डबल एंट्री सिस्टम तो जरूरी कर रखा है बट कैश और एक्रूअल में से छूट दे रखी है कि आप कैश सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो, एक्रूअल भी। तो LLP को मैं कहूंगा कि इसमें कंप्लायंस कंपनी से तो कम है, पार्टनरशिप फर्म से ज्यादा। डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में बेटर कौन सा है? डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन टाइम किसमें ज्यादा लगता है अकाउंट बनाने में? डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम में टाइम बहुत लगता है, लेकिन इसलिए जो छोटे दुकानदार होते हैं ना
वो डबल एंट्री नहीं करते, वो ना एक पर्ची या एक नोटबुक रखते हैं, उसमें लिखते रहते हैं अपना थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सा रखते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम सेव करने के लिए वो ऐसा करते हैं, जबकि छोटे दुकानदार के पास टाइम वैसे सबसे ज्यादा होता है, तो वो कर सकता है, लेकिन फिर भी चलो वो सोचता है छोटा बिजनेस है मेरा, तो पार्टनरशिप फर्म को हम छूट दे रहे हैं कि वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर सकती है, बट एलएलपी और कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर सकती। इन दोनों के लिए डबल एंट्री सिस्टम जरूरी है। चलो अकाउंट्स की ऑडिट से पहले मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, जो ये एलएलपी होती है, क्या इसको एनुअल फाइलिंग करनी कंपलसरी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनुअल फाइलिंग में कनिष्का क्या क्या जाता है? एनुअल फाइलिंग में एलएलपी क्या क्या फाइल करती है कनिष्का? Sir, statement of accounts, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, solvency, स्टेटमेंट ऑफ सोलवेंसी statement of solvency और annual return. एंड एनुअल रिटर्न। ठीक है, ये 3 चीज जाती है। इसमें एक तो आपका गया स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सोलवेंसी और एक एनुअल रिटर्न। ये अकाउंट की स्टेटमेंट और सोलवेंसी की इकट्ठी जाती है, ठीक है, और एनुअल रिटर्न अलग से जाती है। अकाउंट और सोलवेंसी वाले में आपके P&L जाएगा, बैलेंस शीट जाएगा, ठीक है, और ये जो एनुअल रिटर्न होती है इसमें वो इंफॉर्मेशन जाएगी जिसकी जनरल एंट्री तो पास नहीं हो सकती, बट इंपॉर्टेंट होती है जो इंफॉर्मेशन। जो अकाउंट्स है उनकी ऑडिट करेगा सीए, जो अकाउंट्स है उनकी ऑडिट करेगा सीए इन प्रैक्टिस इन इंडिया। सीए करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आइदर यू कैन गो इन जॉब और यू कैन गो इन प्रैक्टिस, यू कैन स्टार्ट योर ओन ऑफिस। अगर आप अपना खुद का ऑफिस स्टार्ट करते हैं तो सीए इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है, और अगर आपको जस्ट जॉब करनी है सीए करने के बाद तो बस ठीक है, सीए बन गए, आपको सीए इंस्टीट्यूट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। तो जो सीए है मार्केट में बैठे हैं ऑफिस वाले, प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो ऑडिट करेंगे। इंडियन सीए होना चाहिए, यानी कि उसकी जो डिग्री है वो इंडिया की होनी चाहिए, प्रैक्टाइजिंग इन इंडिया। ऐसे ऑडिटर को फाइनेंशियल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, बैलेंस शीट ऑडिटर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, पार्टनरशिप फर्म में सीए से ऑडिट कराना कंपलसरी है या नहीं है, डिस्कस करते हैं इसको, बताइए है या नहीं? नो नीड, खुली छूट। पार्टनरशिप फर्म में सीए इन प्रैक्टिस से ऑडिट कराने की कोई जरूरत नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है इसके ऊपर। साइलेंट है तो इसका मतलब आपकी मर्जी, करवाओ तो ठीक, ना करवाओ तो ठीक। कंपनी लॉ में लिखा हुआ है एवरी कंपनी, चाहे वो 1 पर्सन कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो, चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी हो, चाहे वो चैरिटेबल कंपनी हो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट वाली डोरमेंट कंपनी हो, कितनी भी टाइप की कंपनी है, हर कंपनी को सीए से ऑडिट करवाना ही होगा, वरना उसकी एनुअल फाइलिंग नहीं हो पाएगी। तो हमारे लिए बढ़िया क्या है, मार्केट में क्या होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा? कंपनी। जितनी कंपनी ज्यादा होगी उतनी ही इस कॉर्पोरेट वकील की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑडिट पार्टनरशिप फर्म में ऑप्शनल है, या तो ये करवाते ही नहीं करवाते हैं तो भी ये रांद काटते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं कि 2 दिन सीए को बुलाएंगे, रांद कटवाएंगे, जय जय। कंपनी वालों को सही से ऑडिट करानी पड़ती है। अच्छा, कंपनी वाले हमें निकाल नहीं सकते, कंपनी ने अपॉइंट कर लिया, हमें 5 साल का टेन्योर मिलता है, 5 साल से पहले हम जाएंगे नहीं। जैसे इस टाइम मन तो बहुत कर रहा है मोदी को हटा दे, बट हटा नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही 5 साल सीए आएगा कंपनी में, और एक बार अपॉइंट हो गया 5 साल तक आप हटा नहीं सकते। कंपनी में सीए को बहुत वाइड पावर, सीए का बहुत ज्यादा स्कोप है कंपनी लॉ में। एलएलपी में देखते हैं, एलएलपी की ऑडिट सीए के द्वारा कंपलसरी है या नहीं। तो मैं कहूंगा जी एलएलपी की ऑडिट इज कंपलसरी बट नॉट फॉर एवरी एलएलपी। ना तो कंपनी की तरह है कि हर कंपनी को करवाना पड़ेगा, ना पार्टनरशिप फर्म की तरह है कि बिल्कुल ही छूट है। कंपलसरी तो है बट फॉर बिगर एलएलपी। सर बिगर एलएलपी का मतलब, बिगर एलएलपी वो होती है बेटा लार्ज स्केल
जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स ने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है वो अगर एक्सीड करे ₹25 लाख, या फिर कैपिटल 25 लाख से कम है बट टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है। टर्नओवर का मतलब पूरे साल में आपने कितना माल सेल किया, टोटल सेल्स ऑफ द ईयर। सर वन पार्टनर की 25 लाख या हर एक का कंट्रीब्यूशन 25 नहीं, मिला के टोटल 25 लाख? टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जितने भी पार्टनर हम सबकी कैपिटल को एड अप कर देंगे हम। अगर टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन फर्म के अंदर, एलएलपी के अंदर 25 लाख से ज्यादा है तो ऑडिट करानी पड़ेगी, या कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो 25 लाख से कम है बट टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा, दोनों में से एक भी लिमिट क्रॉस हो गई तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। दोनों लिमिट क्रॉस नहीं होती, नाइदर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक्सीड 25 लाख नॉट टर्नओवर एक्सीड 40 लाख, फिर ऑडिट कराने की जरूरत है। बट दोनों में से एक लिमिट भी क्रॉस हो गई तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, क्योंकि बीच में और लगा है। सर इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी है, तो इसकी ऑडिट एलएलपी का करवानी रजिस्ट्रेशन? भी। यस सर। हाँ जी, तो इसकी ऑडिट करानी भी जरूरी नहीं होनी चाहिए? बेटा ठीक है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो ऑडिट होनी चाहिए, आई एग्री, बट एलएलपी को इन्होंने छूट दी। अब गवर्नमेंट जो लॉ बना देती है वो हमें मानना पड़ता है। आई टोटली एग्री विद यू कि भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो ऑडिट भी होनी चाहिए, ठीक है, बट गवर्नमेंट ने एलएलपी को छूट दी हुई है। गवर्नमेंट अगर छूट दे दे तो फिर ये एलएलपी वाले लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे, ये तो मिल रही है तो ले लो। बिल्कुल सर। बस ये है। सर इट मे बी कि इन फ्यूचर सारी एलएलपी की ऑडिट कंपलसरी कर दे, बट अभी नहीं। अभी सिर्फ उन्हीं की है जिनका या तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख को एक्सीड करे या जिनका टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड करे। सर हाँ जी, सर आपने ये गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट कंपनी लिखा था, उसके बाद सर एल और यू का मतलब क्या हुआ? एल लिस्टेड कंपनी, यू अनलिस्टेड कंपनी, डी डोरमेंट कंपनी। ओके सर, ओके। हाँ जी, चलिए बेटा, ऑडिट बताओ। पार्टनरशिप फर्म में बिल्कुल ही जरूरी नहीं, कंपनी में बिल्कुल जरूरी, और एलएलपी में छोटी एलएलपी एग्जम्प्ट है और बड़ी एलएलपी के लिए जरूरी। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। उसके बाद आते हैं एनुअल रिटर्न। अच्छा, एनुअल रिटर्न जो होती है उसमें जाता क्या है, उसमें क्रूशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्रूशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो अकाउंट्स में स्थान नहीं बना पाते। ये टाइप के डिस्क्लोजर्स होते हैं कि पूरे साल में एलएलपी में कितने नए पार्टनर आए, कितने पुराने पार्टनर ने रिटायरमेंट ली, कितनों की डेथ हुई, डीपी में कोई चेंज किया क्या आपने, एलएलपी जो है उसके ऊपर टोटल डेट कितना था साल के शुरुआत में, नया डेट कितना लिया एलएलपी ने, कितना डेट चुकाया ड्यूरिंग द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर टोटल डेट कितना है। तो इसमें ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। कंप्लायंस कैसा रहा इनका, तो ये एनुअल रिटर्न जो होती है हर एलएलपी को फाइल, एनुअल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड बाय एवरी एलएलपी। डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, या तो सीएस से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या बिना सीएस के डिजिटल सिग्नेचर के भी ये हो जाए। यानी कि या तो आपकी जो एनुअल रिटर्न है वो आपके डीपी जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर उन्होंने साइन करके भेज दी, काफी है, या फिर आपको मार्केट में जो एक प्रैक्टाइजिंग कंपनी सेक्रेटरी है उससे साइन करवाना पड़ेगा। कब करवाना पड़ेगा प्रैक्टाइजिंग कंपनी सेक्रेटरी से साइन? अगर आप बड़ी एलएलपी हो या छोटे एलएलपी? बड़ी। बड़े हो तो फिर नियम भी लगेंगे बड़े बड़े और फॉलो करने पड़ेंगे। जाओगे कहां? सर्टिफिकेशन ऑफ पीसीएस इज मैंडेटरी इफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन
exceed ₹50 lakh और turnover exceed ₹5 crore। अगर किसी LLP में पार्टनर्स की दी हुई कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है या फिर टर्नओवर जो है, सेल्स जो है पूरे साल की वो 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको हाई रिस्क LLP माना गया है और उसके अंदर एनुअल रिटर्न पर एक प्रैक्टाइजिंग कंपनी सेक्रेटरी के डिजिटल साइन करवाने कंपल्सरी। डिजिटल साइन कौन से होते हैं? डिजिटल साइन आप सीखोगे अभी, जब मैं LLP का रजिस्ट्रेशन कराऊंगा ना तब समझाऊंगा डिजिटल साइन क्या होते हैं। ई सिग्नेचर होते हैं ये आपके, और समझाऊंगा मैं क्या होता है। ओके सर। हाँ, और डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं ना, उसको सबसे ज्यादा सीए ही बेचते हैं मार्केट में। यानी कि सीए जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर के बहुत बड़े सप्लायर हैं, सीएस जो हैं वो बहुत बड़े सप्लायर हैं, और लोगों को डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होती है, कंपनी के डायरेक्टर्स को, LLP के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को, और भी आजकल प्रॉपर्टी वगैरह के रजिस्ट्रेशन में भी धीरे धीरे डिजिटल सिग्नेचर जरूरी होते जा रहे हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर हम ही बनवा के देते हैं, पैन नंबर हम बनवा के देते हैं, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स वाला, जितना भी लीगल कंप्लायंस है ना लगभग सारा हम ही दे। तो एनुअल रिटर्न जो है इनकी फाइल करनी कंपलसरी है। कितने दिन में फाइल करनी है? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 60 डेज के अंदर 60 days। जाता क्या है? क्रूशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर ये मैंडेटरी है बिल्कुल हर LLP के लिए। सर इस पे CS के साइन होंगे? हाँ, अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ज्यादा है या टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो, वरना बिना CS के साइन के भी चली जाए। फॉर्म नंबर क्या होता है सर एनुअल रिटर्न फाइल करने का? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का कौन सा होता है? फॉर्म नंबर 8, और एनुअल रिटर्न का होता है फॉर्म नंबर 11। एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर 11 होता है और एनुअल अकाउंट्स का होता है फॉर्म नंबर 8। उसके बाद नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, कॉमन सील। कॉमन सील होती क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन का आर्टिफिशियल सिग्नेचर, एक आर्टिफिशियल पर्सन की स्टाम्प उसको बोलते हैं कॉमन सील। कॉमन सील स्पेशल मेटल से बनती है, ये बाजारों में जो मिलती है ना रबड़ स्टाम्प, बाजारों में ये जो काठ की स्टाम्प मिलती है लकड़ी वाली, ठीक है, इसको नहीं बोलते कॉमन सील। कॉमन सील मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर देता है आप, और एक स्पेशल मेटल की बनी होती है जो आपको साधारण मार्केट में मिलेगी नहीं। तो कॉमन सील जो होती है, क्या LLP के लिए लेनी जरूरी है? तो हम कहेंगे जी ऑप्शनल है, लेना या ना लेना आपकी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं। डेजिग्नेटेड पार्टनर बिना कॉमन सील के साइन कर देंगे तो भी काम चलेगा। लेकिन अगर आप कॉमन सील लेते हो तो फिर उसको क्या करना? संभाल के रखना, कहीं कोई उसका मिसयूज ना। तो कॉमन सील ऑप्शनल है कंपनी लॉ में भी और LLP में भी, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कॉमन सील नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं। वो कहते हैं रबड़ स्टाम्प ले लो और उसको लगाए जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको एक स्पेशल सेफ्टी वाली कॉमन सील मिल सकती है अगर आप MCA के पास अप्लाई करो तो, पार्टनरशिप एक्ट में बिल्कुल नहीं मिलेगी। LLP के नेम के एंड में क्या होना चाहिए? LLP का नाम के अंत में क्या होना चाहिए? जो नाम के अंत में होता है उसको सफिक्स बोलते हैं, और नाम के शुरुआत में होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। कौन से प्रीफिक्स के लिए आप मेहनत कर रहे हो इतनी? CS, ठीक है। इस प्रीफिक्स के लिए पता नहीं कितने बलिदान दोगे तुम, ठीक है, बड़ा कीमती है ये। सर ये CA अंकुर गोयल लिखा हुआ बड़ा अच्छा लगता है, सर ये CS नेहा गर्ग लिखा हुआ बड़ा अच्छा लगता है, हमें कब मिलेगा? मिलेगा, तुम्हारा भी टाइम आएगा, बहुत जल्द आएगा। LLP के नाम के एंड में सफिक्स क्या लगना जरूरी है? तो हम कहेंगे या तो LLP, जैसे कि
भोला एंड गोला LLP, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पूरा लिखिए। ये बिल्कुल वैसी है जैसे किसी कंपनी के नाम के अंत में, प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में क्या जरूर लिखा मिलता है? PVT लिमिटेड, PVT लिमिटेड, लिमिटेड। या फिर पूरा प्राइवेट लिमिटेड, या फिर ब्रैकेट में P और फिर लिमिटेड। ठीक है। पब्लिक कंपनी के नाम के अंत में क्या लिखा मिलता है? लिमिटेड। हाँ, या तो लिमिटेड पूरा या LTD लिखा मिलता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के नेम के एंड में कुछ लिखने की जरूरत नहीं। सर हम ऐसे लिख दें A&B एसोसिएट्स, लिख दो। सर हम ये लिख दें बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, लिख दो। देखो अपने नाम के अंत में ये क्या लिख रहे हैं? बालाजी ट्रेडिंग कंपनी। बाहर बाजार में दुकान में देखते हो ना, क्या लिखा होता है? कान्हा ट्रेडिंग कंपनी, माता ट्रेडिंग कंपनी। जबकि ये होते क्या है? ये कंपनी होते हैं, फर्म होते हैं। इनको अपने नाम के एंड में कोई भी स्पेसिफिक वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे राम श्याम एंड ब्रदर्स, जैसे कि गोयल एंड ब्रदर्स, जैसे वर्मा एंड ब्रदर्स। ठीक है। जैसे कि लता एंड स्नेहा सिस्टर्स, कुछ भी लिख सकते हैं अपने नाम के एंड। तो इनको वाइड छूट मिली हुई, वाइड एग्जम्पशन। बट कंपनी और LLP के नाम के एंड में स्पेसिफिक वर्ड्स जरूरी है, सफिक्स जरूरी है। कोई भी आपको LLP ऐसी नहीं मिलेगी जिसके नाम के एंड में सफिक्स ना हो। नहीं अगर लिखेंगे तो फाइन लग जाएगा। आपको आउटसाइडर को बताना जरूरी है अपने नाम से ही कि हमारी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड, 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 लिमिटेड। चलिए अगली फीचर पर आते हैं। सर ये फॉरेन LLP हमें बहुत अच्छी लगती है। 1991 में हमारे देश में, 1990 के दशक में हमारे देश में एक कंसेप्ट आया था सर, LPG। क्या फुल फॉर्म थी हर्ष उसकी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सर। अच्छा, मेरे को लगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। अच्छा अच्छा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में जी, जो ग्लोबलाइजेशन है उसने अलाउ किया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है। और उसके बाद भारत ने जो तरक्की की देखने लायक। हालांकि कुछ उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी है, बट मोस्टली बहुत अच्छा रहा। भारत में जम के विदेशी कैपिटल आई, टेक्नोलॉजी आई, एम्प्लॉयमेंट आया, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम बहुत आगे निकले, और फॉरेन से हमें बहुत सारी एजुकेशन भी मिली। फॉरेन LLP भारत में अलाउड है क्या? पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप होती है ना, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली है, उसमें फॉरेन मेंबर अलाउड नहीं है, उसमें विदेशी निवेश अलाउड नहीं है। जो आपकी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है उसमें विदेशी निवेश अलाउड नहीं है। जबकि मॉडर्न पार्टनरशिप में फायदा क्या है? आपका पार्टनर फॉरेनर भी हो सकता है। यस। क्या इंडिया का CA और फॉरेन का CA, इंडिया का CS और फॉरेन का CS मिलके LLP बना सकते हैं? यस सर। बहुत 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 बड़ी छूट है ये। ठीक है। इससे हमें बहुत फायदा होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज की ऑडिट के लिए आपके पास बहुत बड़ा डाटाबेस होना चाहिए, आपके पास प्रोफेशनल का बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। और वो तभी बन सकता है जब हमें फॉरेन पार्टनर अलाउ किया जाए। और ये जो LLP है इसमें अलाउड है, इसमें फॉरेन पार्टनर अलाउड है, फॉरेन मेंबर्स अलाउड है। फॉरेन की LLP इंडियन LLP में मेंबर बन सकती है। यस, फॉरेन LLP कैन बिकम मेंबर इन द इंडियन LLP, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी में क्या होता है? कंपनी में विदेशी निवेश आ सकता है क्या कंपनीज के केस में? यस सर। यस सर। तो LLP में ये फीचर हमने कंपनी जैसी दे दी। ठीक है। फॉरेन LLP का मतलब क्या होता है? फॉरेन LLP का मतलब होता है विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया
but have place of business in India. तो इंडिया में फॉरेन के मेंबर्स भी अलाउड है और फॉरेन की एलएलपी भी अलाउड है। क्या विदेशी एलएलपी भारत में आके कारोबार कर सकती है? कर सकती है। क्या विदेशी कंपनी भारत में आके कारोबार कर सकती है? कर सकती है। एफडीआई और एफआईआई के नियम फॉलो करते हुए ये बिल्कुल काम कर सकते हैं। लेकिन विदेशों की पार्टनरशिप जो ट्रेडिशनल है वो इंडिया में नहीं आ सकती। इंडियन पार्टनरशिप में विदेशी मेंबर नहीं हो सकता। इंडियन पार्टनरशिप जो ट्रेडिशनल है उसमें विदेशी निवेश अलाउड नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप अपंग है, उसके पास पूरी पावर्स नहीं है, जबकि एलएलपी और कंपनी के पास पूरी पावर है कि वो विदेशों से टेक्नोलॉजी, विदेशों से पैसा खींच के ला सकते। बहुत बड़ा बेनिफिट है ये एलएलपी बनाने, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के मुकाबले बहुत बड़ा बेनिफिट। माइनर बोले तो कौन सर? निक्का बच्चा, छोटा बच्चा, अभी तो खेलने की उम्र है, शरारतों की उम्र है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ये जो हमारे माइनर्स होते हैं, सर आपने ऐसा इमोजी क्यों बनाया? मैंने इसलिए बनाया ना कि माइनर जो होते हैं उनको एलएलपी अलाउड नहीं है। ओ, ये एक बड़ा ड्रॉबैक आ गया। पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर को हम पार्टनर तो नहीं बना सकते, लेकिन क्या बना सकते हैं? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी बना सकते हैं। कंपनी लॉ में भी जो मेंबर है उसको माइनर को मेंबर बनाया जा सकता है अगर फुल्ली पेड अप शेयर दे दिया जाए। कंपनी लॉ में हम पढ़ेंगे माइनर को फुल्ली पेड अप शेयर दिए जा सकते हैं, क्योंकि फुल्ली पेड अप शेयर में कोई लायबिलिटी तो होती है, पार्टली पेड अप शेयर नहीं दे सकते। लेकिन एलएलपी एक्ट ने बैन लगा रखा है। क्यों लगाया सर एलएलपी ने? पार्टनरशिप हमने भी उसको बेनिफिशियरी अलाउड कर रखा है, कंपनी लॉ ने भी उसको फुल्ली पेड अप शेयर अलाउ कर रखे हैं। एलएलपी वालों ने क्यों लगाया? क्योंकि एलएलपी एक नया फॉर्मेट है, इसलिए यहां पर ये बैन लगा हुआ है। एलएलपी जब ब्रांड न्यू फॉर्मेट, इसलिए यहां पर ऑलरेडी रिस्क बहुत ज्यादा है। माइनर को एज ए मेंबर यहाँ पे अलाउड नहीं किया गया। मीटिंग आपकी अभी ये ओवर हो जाएगी, सेकंड मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा।